बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मैं और हूं सईद बलोच। अगे भी तुसी बोलो सर। नहीं तुसी अगे शुरू की रखो ना यार, हद हो गई। जारी रखो, इतो ही जारी रखो। इस वीडियो में हम सईद बलोच साहब से जानना चाहेंगे कि नवाज शरीफ साहब आज हाई कोर्ट में उनकी पेशी थी। नून लीग की लीडरशिप भी वहां आई, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उस बारे में बात करेंगे कि उज़्मा बुखारी साहिबा जो है उन्होंने क्या नई शुरली छोड़ी है और अपने कायद को आसमान के साथ लगाने की जो कोशिश की है। उससे पहले बात करते हैं जो कोर्ट रूम के अंदर हुआ। उनके वकील हैं जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने दरख्वास्त की है कि हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दिया जाए। मेरे मोहतरम कायद को इधर भी ना बुलाया करें, इंसाफ का ये तकाजा है। सुना जवाब में वो जिनको आप पेपर वेट कहते हैं उन्होंने छतरोल कर दिया आज़म नज़ीर तारड़ साहब की। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, ये हैं सारे चौंचले, ठीक है। क्योंकि इस केस में क्या होना है ये हमें तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले ही पता चल गया था, 2-3 हफ्ते पहले। बड़े नजूमी हो तुसी। नहीं, देखें, यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, यहीं पर नए प्रोसिक्यूटर पेश हुए थे गुज़श्ता समात पर, और उन्होंने कहा था कि हमें दलाइल देने के लिए सिर्फ आधा घंटा चाहिए हो। यानी इतना बड़ा केस, सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी बनाई, हजारों उसमें सफात की वो 10 वॉल्यूम बनाए गए, 9 पब्लिक किए गए, एक खुफिया रखा गया। फिर उसके ऊपर आप देखें कि नैब कोर्ट के अंदर तकरीबन 10 महीने के करीब मुकदमात चले, और उसमें अब नैब आके कहती है जी हमें सिर्फ आधा घंटा चाहिए। आधे घंटे के अंदर अंदर आप इस पूरे केस का तिया पांचा कर देंगे। उनकी मर्जी। तो मर्जी उनकी नहीं है ना, मर्जी फरमाइश असल में कहीं और से है। अच्छा, मर्जी और फरमाइश का फर्क समझे कि फरमाइश कहीं और से आ रही आप है। फरमाइश करें आगे मेरी मर्जी, नहीं जैसे रेडियो पर आप नहीं करते नहीं नहीं नहीं, हैं नहीं, वो एफएम पर फरमाइश, गाने के लिए। वो फरमाइश बहुत तगड़ी है। और वो फरमाइश इतनी तगड़ी है कि उसमें आपको याद है जब 24 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब आए थे तो उस वक्त नायब प्रोसिक्यूटर का क्या मौकफ था। 24 अक्टूबर को, अच्छा, पिछले हाई कोर्ट पिछले में महीने आए इस्लामाबाद तो हाई कोर्ट माशाल्लाह में। से 21 अक्टूबर को आए नहीं, सरजमीन पर। पाकिस्तान में वो 21 को आए थे जब उनकी हिफाजती जमानत की दरखास्तें हाई कोर्ट में गालिबन 16 या 17 उनके अक्टूबर को। आने से पहले हो गई जी थी। जी, 16 या 17 अक्टूबर को वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई थी। तो उसमें भी जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा जी हमें कोई इसमें एतराज़ नहीं है अगर इनको हिफाजती जमानत दी जाती है। तो आप देखें कि चीज़ें ऑलरेडी वो सारी डिसाइडेड हैं, तय हो चुकी हैं। और देखें कि नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से और आज़म नज़ीर, और सबसे बड़ी बात यह कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब तो चलो अमजद परवेज और आज़म नज़ीर तारड़ मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम के दो बड़े वकील हैं। मुझे आज हैरत हुई कि आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब जिस तरीके की सहूलतकारी इसमें करते रहे हैं कि जी देखें वो ना तो फर्द जुर्म ठीक तरीके से आयद हुई थी, और इस तरह की जो उन्होंने निशानदेही की है। मैंने कहा फिर ये तो बड़ी अच्छी बात है, चीफ जस्टिस साहब भी इसमें एक कौमी लीडर को। बगैर दरख्वास्त दिए वो कैसे कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस साहब आप नवाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना दें। वो हाजिरी से इस्तिस्ना से हट के एक और बात है। देखिए, नवाज शरीफ साहब को जमानत मिली थी 2018 में एवन फील्ड केस में, सही। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो दो केस थे ना, एक वो था फ्लैगशिप वाला और अल अजीजिया वाला। अल अजीजिया वाले में भी नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी और इनको जमानत उसमें भी मिली थी। क्या उस जमानत में तौसीह हुई थी? इस वक्त नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में बगैर जमानत के पाकिस्तान के अंदर घूम फिर रहे हैं। अच्छा, उनकी जमानत में अल अजीजिया वाले केस में जो 7 साल की सजा उन्हें हुई थी उसमें तौसीह नहीं हुई थी। और उसके बाद उन्होंने अभी तक अदालतों में दरख्वास्त भी नहीं दी कि अल अजीजिया के केस में उनकी ज़मानत जो है वो उसको दोबारा बहाल किया जाए या उसमें तौसीह की जाए। और नवाज शरीफ साहब मुजरिम हैं, उनको इस वक्त जेल में होना चाहिए। तो जो लेकिन वो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो। बिल्कुल, देखें, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है, जैमर्स गाड़ियां साथ हैं। और जिस तरीके से आप देखेंगे जब वो सियालकोट गए हैं तो उनके प्रोटोकॉल की वो एक वीडियो हमारे सामने आई थी, उसमें आप देखें जिस तरीके से उनको एक शाही खानदान का, एक शाही एक बादशाह का उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और आपको पता है कि फिर पंजाब की पूरी ब्यूरोक्रेसी और पूरी मशीनरी शहबाज शरीफ साहब के कंट्रोल में है और वो उसको बड़े भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हमें वो नज़र आती हैं। लेकिन चले हम ये कह देते हैं कि सूबे के अंदर चूँकि इंतज़ामी मामलात होते हैं, हम ये भी मान लेते हैं कि कुछ वहाँ पर गड़बड़ हो रही है, वो कंट्रोल कर रहे हैं, अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। इट्स ओके। मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस
ज़ेर समात है, उस केस में एक मुलजिम की ज़मानत होती है, उस मुलजिम की ज़मानत ख़त्म होती है और उसमें तौसीह नहीं की जाती और वो मुलजिम की वो जो सज़ा है वो दोबारा बहाल हो जाती है, तो कानून के मुताबिक उस मुलजिम को जेल में होना चाहिए। मुलजिम को या मुजरिम को? मुजरिम को, सॉरी, ये भी आपने अच्छा याद दिला दिया, मुजरिम को। और वो मुजरिम साहब अदालत में बड़े धड़ल्ले से आते हैं। पूरे इस्लामाबाद पुलिस जिसको उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारने चाहिए थे, वो उनको हाथों की जंजीरें बना के हिसार बनाती है और उस हिसार में उनको सिक्योरिटी दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हो रही हैं, बाहर की भी हम वो बातें नहीं करते, ये अंदर हो रही हैं और उसके बावजूद कोई पकड़ धकड़ नहीं, कोई किसी किस्म का कानून का इतलाक नहीं हो रहा। और अब दूसरी जानिब आप देखेंगे जिस तरीके से कानून का मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरीके से चीज़ें डिसाइडेड हैं, अब तो कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं रह जाती कि नैब की जानिब से जिस तरह की मुकदमात में सहूलतकारी की जा रही है, इसी की एक झलक हमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मुकदमे में नज़र आती है कि प्रोसिक्यूटर्स को कैसे इस्तेमाल किया गया। 3500 से जायद सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट्स थी, शवाहिद थे, रिकॉर्ड मौजूद था, ओपन एंड शट केसेस थे, लेकिन उसके बावजूद फ़र्द जुर्म तक आयद नहीं होने दी गई। और जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उसी दिन मुलजिम को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनवा दिया गया। तो ये यहाँ पर ये इस तो हुआ मुल्क में, कोर्ट के अंदर। कोर्ट के बाहर जावेद लतीफ़ साहब ने बात की, तलाल चौधरी ने बात की, अस्मा बुहारी साहब ने भी वैसे बात आज ये की। केस ख़त्म हो जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि जज चीफ जस्टिस साहब ने आज इसको उनका क्यों मूड नहीं लटकाने अच्छा था। मूड अच्छा नहीं था। उन्होंने शतरोल की थी ना आजम नजीर ताकड़ नहीं, की वो यार। तो दिखाने के लिए होती है ना, बच्चे को टेढ़ी आंख दिखा के फिर इधर से उसको लॉलीपॉप दे दिया। तो ये यही हमारी अस्मा अदालतें कर बुहारी रही हैं। साहबा ने कहा है कि ऐसा सॉफ्टवेयर ही नहीं बना जो नवाज शरीफ साहब को अपडेट अच्छा, कर दे। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को वायरस तस्लीम कर लिया और बड़ा कोई ऐसा समझे कि ढीठ किस्म का वायरस, कि जो जितनी मर्जी आप उसको सॉफ्टवेयर अपडेट करके उसको साफ सुथरा करने की, बेहतर करने की कोशिश करें, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें कि यार इसके अंदर से जो वो कोई नुकसानदेह किस्म की कुछ इसमें चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएं उसमें से, और वो देखें कि वो उसी का उसी तरह, और तमाम तक कोशिशों के बावजूद उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में उन्होंने नवाज शरीफ साहब की जो मौजूदा कंडीशन है उसको बड़ी बेहतरीन तरीके से उसकी अक्कासी की है अपनी इन चंद अल्फाज में, ये चंद क्या कहते हैं उसको, जुमलों में। और आज मैं एक और भी वो बयान पढ़ रहा था आबिद शेर अली साहब का। वो भी थे। हाँ, वो भी थे और उन्होंने भी कहा कि नवाज शरीफ साहब कभी डील करके नहीं आए। मैंने कहा जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस कौम की, इक़्तिदार में नहीं आए ना, जी जी, आप इस वोट कौम की, लेकर आते आप हैं इस यार। कौम की आंखें खोल रहे हैं, इस कौम को हकीकत और जो सच है वो बता रहे हैं, तमाम तर मुश्किलात का सामना यार वो करते हुए। फैसलाबाद के है ना, तो फैसलाबाद के लोग ऐसे मजाक करते रहते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि फैसलाबाद से हैं, वो इस तरह की जुगतबाजी करते रहते हैं, इस तरह के हंसी मजाक भी करते रहते हैं, तो शायद इसी वजह से उन्होंने ये बात की है कि डील करके नहीं है। और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि मंशूर कमेटी में आबिद शेर अली साहब भी शामिल हैं और मंशूर कमेटी को ही ये टास्क पिछले दिनों दिया गया था कि वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो लाडले की छाप लगी है उसको ख़त्म करे। और फिर आप देखें कि उसके अगले ही रोज़ जो इरफान सिद्दीकी हैं, मंशूर कमेटी के सरबराह हैं, वो एक टीवी प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को ऐसा कौन सी चीज़ मिल रही है जिसकी वजह से उनके ऊपर लाडले की कहा जाता है कि उनको लाडले का प्रोटोकॉल दिया उनको जा रहा नजर नहीं ना सही आता बुजुर्ग। है। नहीं, नज़र उनकी बिल्कुल ठीक है, सेनेटर बन गया तो इसका मतलब नज़र ठीक ही है। और देखें कि वो तमाम तकरीरें, जहरीली तकरीरें जो मरीम नवाज साहिबा जलसों में करती थी, वो या तो परवेज़ रशीद साहब लिखते थे या फिर वो इरफान सिद्दीकी साहब लिखते थे। और यही कलम बेच बेच कर ये लोग आज सेनेटर बने हैं और कुछ मजीद भी हमें नज़र आता है कि इसी लाइन में लगे हुए हैं और इन्होंने उम्मीद कर रहे हैं। इनने सींग आज उनके साथ भी फंसाए हैं, सुहेल वड़ाई साहब के साथ भी। देखें, सुहेल वड़ैच भी तो तनख्वाहदार मुलाजिम की तरह ही है। आज जो उन्होंने फरमाइशी कलम लिखा है ना, तो वो आप पढ़े ना ज़रा, तो आपको भी वो खुशी से झूमने लगेंगे कि किस तरह के दरबारी लोग इस मुल्क में मौजूद हैं। और आप उनके कॉलम पढ़े तो वो जो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं वो शायद ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में अगर माशाअल्लाह लगता है तो उसके लिए ग्राउंड एक तरह से तय किया जा रहा है, सेट किया जा रहा है। मुस्तकबिल के लिए भी मेरे ख्याल में वो क्या कहते हैं कि वो पत्ते बिछाए जाते हैं ना, चुन चुन के कि यहाँ यहाँ, तो मेरे ख्याल में वही सहूलतकारी की जा रही है कि अगर बैरून मुल्क से पैसे मिल जाते हैं तो इस मुल्क में इंतखाबात नहीं होंगे,
हम वो वाहिद एक छनकना जमहूरियत है पूरी दुनिया में। कौन सी? छनकना, वो क्या? जुना जिसको कहते हैं ना, अच्छा। वो वाली वो जमहूरियत है कि जहाँ पर आम इंतखाबात का इनेकाद वो मुल्क की मईशत में तनज़्ज़ुली का या उसमें किसी किस्म की गिरावट का बायस बन सकता है। पूरी दुनिया में यही होता है कि सियासी इस्तेहकाम लाया जाता है, एक मुंतखब तो जमहूरी ला रहे हैं हुकूमत ना लाई जाती यार, है। 25 अरब डॉलर बस आने की देर है, इस्तेहकाम ही वो इस्तेहकाम है। पिछले साल से 8 अरब डॉलर आ रहे हैं, उसके बाद फिर 20 से 25 अरब डॉलर का पैकेज आना था जब ये तो काउंसिल बनी सुहेल थी। राय साहब ने बताया नहीं है 25 अरब डॉलर आ रहे मुझे हैं। मुझे एक बात बताएं, सऊदी अरब, यूएई, चीन और दीगर जो हमारे बरादर ममालिक हैं जिनसे हमें ये तवक्को होती है कि ये हमारे कटोरे में कोई 2-4 चिल्लर डाल देंगे, इन लोगों ने हमें कौन कौन से ऐसे मशवरे दिए हैं कि पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाओ। चीन तो यहाँ पे आके चपेट मार के गया ना हमारे वजीर खारजा के मुंह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, लेकिन उसके बावजूद हमें अकल नहीं आई। और देखें कि जिन लोगों से हमने कर्ज लेना है, हम उन्हीं की जो तजवीज़ें हैं या उनकी जो नसीहत है उसको जूते की नोक पे रखेंगे, तो फिर क्या वो हमें किसी किस्म की यार कोई। सानू उधार देने वाले बड़े ने, चीन ना सही अमरीका नहीं, से। वो किसी ने कहा था ना कि हमने इतने लोगों इतने मुल्कों से उधार लिया हुआ है कि वो वैसे ही कहते हैं कि अगर ये किਤੇ डुब गए तो साढ़े पैसे भी जाने ने, इस वास्ते इन्होंने किसी ना किसी से वो रखो इस हालत है कि कम से कम जिंदा रह, रिकवरी हो मरण, हाँ जाए। मरण ना, हो सकता है कि किसी दिन ठीक भी हो जाए। तो मेरे ख्याल में हमारे साथ वही वारदात हमारे साथ डाली जा रही है कि हमें वो एक इंजेक्शन पे रखा हुआ है, हल्का फुल्का कहीं ना कहीं वो 2-4 दाने हमारे मुंह में डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा तो हैं लेकिन चल फिर नहीं सकते, भाग दौड़ नहीं सकते। और शायद इसमें हमारे वो तमाम ब्रादर दोस्त भी किसी हद तक शामिल हैं जिन्होंने शायद हमें कभी इस सिमत क्या कहते हैं उसको कोई मशवरा ही नहीं दिया कि भाई आप अपने हालात सुधारो। यार अभी तो आपने बात की चीन ने मशवरा दिया, हमने पाँव जूते की नोक पर रखा, तो मशवरा कौन दे? फिर ये भी मोदी बिल्कुल। साहब को कर लेंगे फोन फिर। वैसे मोदी साहब अगर मशवरा दे रहा तो मुझे पूरा यकीन है कि ये शायद उसके ऊपर अमल भी कर ले। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सच्चे दिल से बता रहा हूँ कि भारत का मशवरा शायद हम मान लेंगे, तस्लीम कर लेंगे, चीन का और सऊदी अरब का हम नहीं करेंगे। सही। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।